हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा वीआरवी एंड वीआरएफ क्या होता है और ये वर्क किस प्रकार से करता है और उसकी वर्किंग साइकिल्स क्या होती है। सारा कुछ आप लोग को एक ही वीडियो में मिलेगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप लोग को मिल सके सबसे पहले। जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि आज मैं वीआरवी और वीआरएफ के बारे में बताऊंगा कि ये जो सिस्टम होता है एयर कंडीशनिंग का ये कैसे वर्क करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। वीआरवी एंड वीआरएफ। वीआरवी का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और वीआरएफ का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कि वीआरवी है वह डैकिन कंपनी का रजिस्टर्ड ब्रांड है और जो वीआरएफ है वह दूसरी कंपनियों का वीआरवी का कॉपीराइट है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस दोनों का नाम अलग अलग है। वीआरवी जो है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। वीआरवी जो है इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों सिस्टम होते हैं। तो जैसा कि वीआरवी और वीआरएफ दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में सेम पार्ट्स लगे होते हैं, सेम कंट्रोलिंग होती है, सारा कुछ सिस्टम सेम होता है, बस इसमें नाम का डिफरेंस है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वीआरएफ का आउटडोर है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इसके आउटडोर्स बाहर एरिया में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये दिखेगा आपको। और इंडोर यूनिट की बात करें तो इसमें हीट एक्सचेंजर कॉइल होती है, जो कूलिंग कॉइल हो गई, पैनल्स हो गया, एयर फिल्टर हो गए, एयर आउटलेट वर्टिकल वैन्स हो गई, हॉरिजॉन्टल वैन्स हो गई, लैंड फ्लो फैन हो गया, ऑपरेशन सेक्शन हो गया, डिस्प्ले सेक्शन हो गया, एयर इनलेट और फ्रंट पैनल। सेम इंडोर यूनिट वाले जो पैन सिस्टम होता है सारा इसमें वही लगा रहता है और एक्सपेंशन डिवाइस भी इंडोर यूनिट में कनेक्ट रहता है। अगर आउटडोर की बात करें तो इसमें सोलेनोइड वाल्व, डीसी फैन, अनलोडिंग वाल्व, फोर वे वाल्व, सोलेनोइड वाल्व, बाईपास, इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन वाल्व, आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, हीट एक्सचेंजर, टेम्परेचर सेंसर, क्रैंक केस हीटर, डीसी इन्वर्टर, कंप्रेसर, डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर, लो प्रेशर स्विच, सोलेनोइड वाल्व, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंजेक्शन, सोलेनोइड वाल्व, S4 ऑयल बैलेंस। तो इसमें कुछ इस प्रकार के मेन जो होते हैं वो डिवाइस लगे होते हैं आउटडोर में। तो मेन होती है इसकी साइकिल्स, कि इसकी साइकिल किस प्रकार से कैसे काम करती है। जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग बताया था कि जो वीआरवी होता है उसमें कूलिंग और हीटिंग सिस्टम दोनों होते हैं और वो दोनों किस प्रकार से वर्क करते हैं उसको अब डिटेल से आप लोग समझें। वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो जो हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होता है वो हम फोर वे वाल्व के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो जैसा कि पहले आप लोग को हम नॉर्मल साइकिल बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी नॉर्मल साइकिल के बारे में। तो जो नॉर्मल साइकिल होती है, गर्मियों के दिनों में जो साइकिल यूज की जाती है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि जो नॉर्मल साइकिल होती है वो कैसे वर्क करती है। गर्मियों के दिनों में नॉर्मल साइकिल जो होती है, रेफ्रिजरेंट साइकिल, वो कैसे वर्क करती है। तो जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा और कंप्रेसर से गैस कहाँ पर आती है, फोर वे वाल्व में। तो जो फोर वे वाल्व में अभी क्या है कि गर्मियों के सीजन है और हम लोग नॉर्मल साइकिल यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल साइकिल में फोर वे वाल्व में 4 डायरेक्शन होते हैं। तो अभी डायरेक्शन फोर वे वाल्व का किस तरफ है, नॉर्मल साइकिल की तरफ। तो यहाँ से ये मार्ग बंद रहेगा और ये वाला मार्ग भी बंद रहेगा, ये मार्ग खुला रहेगा और ये मार्ग खुला रहेगा। इसमें 2 मार्ग बंद रहेंगे और 2 मार्ग खुला रहेंगे। तो फोर वे वाल्व से जो गैस है वो कंडेंसर में आएगी और कंडेंसर में लिक्विड के रूप में चेंज होके फिर यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोलेनोइड वाल्व का प्रयोग कर सकते हैं, एनआरवी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से जो एक्सपेंशन डिवाइस होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल साइकिल में ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो अनएक्टिव रहेगा और जो गैस है वो यहाँ से सोलेनोइड वाल्व के थ्रू या फिर एनआरवी के थ्रू कहाँ पर जाएगी, इवापोरेटर में। अब इवापोरेटर में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा है, ये वाल्व ओपन रहेगा और ये एनआरवी से इधर से गैस नहीं जाएगी, एक्सपेंशन डिवाइस से गैस एक्सपेंड हुई और कहाँ पर जाएगी, इवापोरेटर में।
सेम 3 यूनिट लगे हैं, तीनों में सेम ऐसे ही वर्क होगा। और गैस इवापोरेटर से होती हुई कहाँ आएगी, इस रास्ते से होते हुए इसके थ्रू और ये सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में आ गई। ये हो गई नॉर्मल साइकिल। तो नॉर्मल साइकिल में गैस से कंप्रेसर से गैस कंप्रेस हुई और इधर से कंडेंसर से होते हुए और एनआरबी के थ्रू होते हुए इधर से एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू होते हुए इवापोरेटर में आएगी और इवापोरेटर से फिर वापस इसके रास्ते यहाँ से सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में आ जाएगी। अब बात करेंगे हम रिवर्स साइकिल की, मतलब कि जब हम ठंडियाँ होंगी तो ठंडियों में हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। तो जो फोर वे वाल्व होता है उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे हम। क्या करेंगे कि अभी क्या था, ये मार्ग खुला था और ये मार्ग भी खुला था। अभी ये दोनों मार्ग हम बंद कर देंगे, ये मार्ग खुला रहेगा और ये मार्ग खुला रहेगा। तो क्या हुआ कि कंप्रेसर स्टार्ट किया सर्दियों में, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ और कंप्रेसर इधर से होते हुए फोर वे वाल्व के थ्रू होते हुए अब कहाँ जा रहा है, ये इवापोरेटर में जा रहा है। तो इवापोरेटर क्या हो गया, कंडेंसर। अब सर्दियों में इवापोरेटर जो है वो कंडेंसर काम करेगा, कूलिंग एब्जॉर्ब करेगा और गर्मी कहाँ पर फेंक रहा है, रूम में फेंकेगा। इवापोरेटर काम कौन कर रहा है, कंडेंसर। इवापोरेटर अब कंडेंसर बन गया। अब जो गैस होगी वो एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू नहीं जाएगी वापस। सर्दियों में क्या होता है कि जो इवापोरेटर का एक्सपेंशन डिवाइस होता है वो एक्टिव नहीं रहेगा। अब गैस जो एनआरबी होता है या फिर सोलेनॉइड वाल्व होता है उसके थ्रू क्या होगी कि इधर से जाएगी। सेम जो भी यूनिट लगे हैं सेम उसमें सारा यही सिस्टम होगा, इवापोरेटर से होती हुई और एनआरबी के थ्रू सिस्टम में जाएगी। तो इवापोरेटर सर्दियों में कंडेंसर काम करेंगे। अब क्या होगा, कंडेंसर से गैस होती हुई कहाँ पर आएगी, इधर आएगी। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एनआरबी लगी हुई है और एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो गैस है वो एनआरबी में नहीं जाएगी, सीधा एक्सपेंशन डिवाइस से एक्सपेंड होते हुए कहाँ पर आ गई, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या हुई, गैस ठंडी गैस आएगी। अब आप लोगों को समस्या होगी कि ठंडियों में क्या होता है कि बाहर का मौसम ठंडा होता है तो यहाँ पर जो गैस है वो बॉयल कैसे होगी, कि वेपर में कैसे चेंज होगी, क्योंकि जो कंडेंसर है वो इवापोरेटर हो गया है और इवापोरेटर है वो कंडेंसर हो गया है। तो आप लोग को एक जानकारी ये होनी चाहिए कि जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम में जो गैस यूज की जाती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों ही माइनस में होती हैं। तो जो गैस है वो कम से कम तापमान में भी वेपर में चेंज हो सकती है, बॉयल हो सकती है। अगर बॉयल होगी तो वेपर में भी चेंज होगी। तो ये भी आपका डाउट हमने क्लियर कर दिया कि आप लोग कहेंगे कि सर्दियों में बाहर का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है तो गैस वेपर में कैसे चेंज होगी। तो सिस्टम के अंदर जो गैस यूज की जाती है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही माइनस में होते हैं, इसलिए जो गैस होगी वो कम से कम टेम्परेचर में भी बॉयल हो जाएगी, वेपर में चेंज हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये गैस यहाँ पर आएगी और इवापोरेटर से होते हुए मतलब कंडेंसर से होते हुए इधर से फिर वापस कहाँ पर आ जाएगी, कंप्रेसर में। तो ये हो गई रिवर्स साइकिल। तो रिवर्स साइकिल में क्या होता है कि हम फोर वे वाल्व के थ्रू गैस का डायरेक्शन चेंज करते हैं और जो इवापोरेटर होता है वो कंडेंसर का काम करता है, जो कंडेंसर होता है वो इवापोरेटर का काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से हीटिंग और कूलिंग सिस्टम दोनों होते हैं वीआरवी के थ्रू, इसलिए वीआरवी ज़्यादा सूटेबल माना गया है। और यदि आप लोग सिंगल वर्किंग का लेना चाहते हैं वीआरवी तो सिंगल वर्किंग का भी आता है, उसमें हीटिंग सिस्टम नहीं रहता है, केवल कूलिंग सिस्टम ही रहता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बजट के हिसाब से ले सकते हैं वीआरवी को। बाकी ये कॉस्टली होता है, आम लोग के लिए ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग तो आप लोग देख सकते हैं। जो वीआरवी होता है उसमें कुछ इस प्रकार से हम इंडोर यूनिट लगा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
फोर वे कैसेट टाइप कम्पैक्ट है ये, और ये है 4 वे कैसेट टाइप और फ्लोर माउंटेड टाइप यूनिट, सीलिंग टाइप, वॉल माउंटेड, डक्टेबल, 2 वे कैसेट टाइप और 1 वे कैसेट टाइप। तो जो वीआरवी होता है उसमें मल्टी टाइप के आप लोग इंडोर कनेक्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मल्टी टाइप्स जो इंडोर है वो आप लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जहाँ पर यह सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, कुछ इस प्रकार से उसका लेआउट होता है। इस प्रकार से ये सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार के जो इंडोर यूनिट हैं वो इंस्टॉल किए गए इस तरीके से। तो अब कंट्रोलिंग की बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हम अलग अलग रूम का टेम्परेचर अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए हम बीएमएस सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेंटर रिमोट कंट्रोल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वायरलेस रिमोट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वायर टाइप रिमोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी कंट्रोलिंग हम अपने सुविधा अनुसार बीएमएस के थ्रू या फिर सेंट्रल रिमोट कंट्रोल के थ्रू या फिर वायरलेस रिमोट के थ्रू अपनी सुविधा अनुसार हम हर एक रूम का अलग अलग टेम्परेचर अपने अनुसार रख सकते हैं। तो हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या होती है कि 6, 8, 10 और 12 HP का जो सिस्टम लगा होता है उसमें हम लोग सिंगल कंप्रेसर यूज करते हैं। उसका जो आउटडोर होगा उसमें आप लोगों को सिंगल कंप्रेसर मिलेगा। और 14 से 20 HP का जो कैपेसिटी का मशीन होगी उसमें आप लोग को 2 कंप्रेसर मिल जाएंगे। और 42 से 60 HP का जो सिस्टम होगा उसमें आप लोग को 3 कंप्रेसर मिल जाएंगे। तो ये कंप्रेसर वर्क कैसे करते हैं ये भी एक डाउट है। तो वर्क ऐसे करेंगे, मान लीजिए 4 रूम हैं और 4 रूम हैं, 4 रूम में क्या है कि एक रूम में लोग हैं और 3 रूम खाली है। तो यहाँ का जो एसी है वो बंद रहेगा तो कूलिंग लोड कम रहेगा। जब कूलिंग लोड कम रहेगा तो जो ये 3 कंप्रेसर वाली मशीन है इसमें से एक ही कंप्रेसर चलेगा, क्योंकि कूलिंग लोड कम है। तो उस कंडीशन में इस मशीन का एक ही कंप्रेसर काम करेगा, 2 कंप्रेसर बंद रहेंगे। जैसे ही कूलिंग लोड बढ़ेगा, मान लीजिए चारों रूम में लोग आ जाएंगे तो इसमें कूलिंग लोड बढ़ेगा और वो तीनों कंप्रेसर को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 से 3 कंप्रेसर वर्क करते हैं कैपेसिटी के अनुसार। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो वीआरवी होती है वो किस प्रकार से और कैसे वर्क करती है। तो इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका प्रयोग आमतौर पर मॉल, ऑफिस और रेस्टोरेंट में ज़्यादातर किया जाता है। तो बाकी आप लोगों को वीआरवी अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का जवाब तुरंत देने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।